तो हेलो गाइस, एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सागरी के डैड सागरी को बहुत अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। वो अपने डैड से कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी उसकी नींद एकदम से खुल जाती है और उसके सामने गेंजी खड़ा होता है। सागरी गेंजी से पूछती है, मेरे साथ क्या हुआ था। गेंजी उसे बताता है, तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिस वजह से हमने तुम्हें इस पेड़ के डाल के अंदर छुपा के रखे हैं। सागेरी उसकी ये बात सुन के वहाँ से बाहर जाने लगती है। वो बाहर निकल के देखती है तो गाबेमारू जो होता है वो खाना बना रहा होता है और जो सेंटा होता है वो सागेरी के कपड़ों को सिर रहा होता है। सागेरी उनसे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो। सागेरी को देख के गाबेमारू कहता है, ओ तो तुम जाग गई हो। इसके बाद सेंटा कहता है कि ओ तो अभी सब आ चुके हैं, तो चलो साथ में बैठ के अब इस आइलैंड के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। वहीं पे जब यूजिरा गाबेमारू के बनाए हुए खाने को देखती है तो वो कहती है, ये तुमने क्या बनाया है। गाबेमारू से कहता है, ये खाना मैंने यहाँ पे जितने भी सारे वेजिटेबल्स थी उनको मिला के बनाया है। फिर वो सब लोग आपस में बैठ जाते हैं। गाबेमारू उन्हें बताता है, मैं जब यहाँ पे फल फ्रूट्स को इकट्ठा कर रहा था तो मुझे एलेक्सिर ऑफ लाइफ के जैसे कोई भी चीज़ नहीं दिखी, पर ये आइलैंड बहुत ही बड़ा है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। और हाँ, जब मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मैंने नोटिस किया जो यहाँ पे फूल है उनकी शक्ल हमारे साथ जो समुराई आए थे उनके जैसे मिल रही थी। उसकी ये बात सुन के यूजिरा खाने को गाबेमारू के मुंह पे फेंक के कहती है, ये तुम फिर हमें क्या खिला रहे हो। उसका ये बर्ताव देख के गाबेमारू उसे कहता है, मैंने खाने में ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया था। उसके बाद सेंटा उन्हें बताता है, यहाँ पे जितने भी स्टैचूस है या तो वो बुद्धिस्ट या ताइश धर्म के हैं और हमें इनके धर्म पे ना ध्यान देके इस पे ध्यान देना चाहिए कि इसे किसने बनाया है, क्या वो यही रहते थे। उसकी ये बात सुन के सागरी कहती है, ऐसा तो मुश्किल है कि यहाँ पे कोई रहता होगा क्योंकि यहाँ के कीड़े मकोड़े और जानवर बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही अलग है क्योंकि उनके अंदर खून और मांस तो है लेकिन कोई ऑर्गन नहीं है। सेंटा भी उसे बताता है, इनके पास जन्म देने वाले ऑर्गन भी नहीं है। जिसके बाद यूजिरा कहती है, अच्छा इनके पास डिस्क भी नहीं है। फिर सेंटा उन्हें बताता है, मैंने मॉन्स्टर्स की एक चीज़ नोटिस किया था, जो उन्होंने मालाएं पहनी थी वह धार्मिक धर्म से बनाई गई थी, पर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नकली है, यहाँ तक कि है कि मॉन्स्टर भी। मुझे ऐसा लगता है हमें एक जादुई जगह में मरने के लिए फेंक दिया गया है। वहीं पे गाबेमारू हंसते हुए कहता है, यहाँ पे मॉन्स्टर बिना ऑर्गन्स के जी रहे हैं, मतलब यहाँ पे सही में अमृत होगा। सेंटा भी गाबेमारू की बात सुन के कहता है, हाँ तुम सही हो, यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है हमको उन्हें मारने से पहले कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी पड़ेगी जिससे कि हम एलेक्सिर ऑफ लाइफ को जल्दी ढूंढ पाए। उसके बाद हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है। गेंजी सागरी के पास आके उसे कहता है, तुम्हें एक नाव लेके यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी जगह मैं यहाँ पे संभाल लूँगा, तुम क्लैन के मुखिया की लड़की हो, तुम्हें ये सब छोड़ के वापस जाना चाहिए और अगले मुखिया से शादी कर लेनी चाहिए। उसकी ये बात सुन के सागरी उससे कहती है, मैं एक योद्धा हूँ और योद्धा कभी अपने मैदान को छोड़ के नहीं जाता। फिर गेंजी उससे कहता है, क्या तुम इतनी ताकतवर हो कि तुम गाबेमारू को मार सकोगी। तुम अगर एक कैदी को ही नहीं मार सकती तो तुम राक्षसों को कैसे मारोगे। तुम बहुत ही कमज़ोर हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पे सेंटा आ जाता है। वह कहता है, यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद हम देखते हैं एक समुराई तेंजा एक कैदी नुमुराई के साथ उस आइलैंड से जा रहा होता है, मगर पानी का बहाव आइलैंड की तरफ होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। एंड नारुगी उसे कुछ बता रही होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक बड़ी सी बोट आ जाती है, पर जब वो उस बोट को अच्छे से नोटिस करते हैं तो वो देखते हैं कि उस बोट के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, जिसे देख के तेंजा अपनी तलवार निकाल लेता है
पर किसी वजह से नारुंगी उसे अपनी तलवार निकालने के लिए मना करती है। लेकिन उसी पल एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है और वो दोनों वहां से कूद के एक दूसरे बोट के ऊपर चले जाते हैं। नारुंगी उसे बताती है तुम्हारी तलवार की चमक की वजह से वो मॉन्स्टर हम पे हमला कर रहे हैं। पर तेंजो उसे कहता है लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता, जिसे देख के नारुंगी बहुत डर जाती है और वो तभी अपने पास्ट को याद करने लगती है। वो कहती है ये सब मेरे पुराने कर्मों का फल है, मेरी वजह से मेरा पूरा क्लैन मारा गया और अभी मुझे उन सब की पनिशमेंट मिल रही है। उसके बाद हमें नरुंगाई का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे सरकार के लोग नरुंगाई के क्लैन के मेंबर सेंटा को ढूंढने को आए होते हैं। वो लोग थके होने का बहाना करते हैं, जिस वजह से नारुंगी उसे अपने गांव में लेके जाती है आराम कराने को। और इसके बाद हमें बताया जाता है सेंटा क्लैन के लोगों ने शोगन के ऑर्डर को मारने से मना कर दिया था और उसके बाद वो लोग जंगलों में रहते थे और ये बात शोगन को बहुत ही बुरी लगी थी, जिस वजह से उनने बहुत सारे सैनिकों को उस गांव के लोगों को मारने को भेज दिया था और वो लोग नरुंगाई को अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो बाकी गांव को भी पता लगा सके। उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे तेंजा को उसका फ्रेंड कीसो दिखाई देता है जिसके बॉडी से फूल निकल रहे होते हैं। तेंजा उसके पास पहुंच के उससे कहता है क्या आप मुझे पहचान पा रहे हो? पर तभी मास्टर का एक हाथ आके कीसो के बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। नारुंगी तेंजा से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिल रही है। और वहीं पे तेंजा उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो नारुंगाई से कहता है तुम क्यों मरना चाहती हो? जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नारुंगी बताती है उसकी वजह से उसका पूरा सेंगा क्लैन मारा गया और बस वो अकेले ही बची है। तेंजा उससे कहता है मुझे बाकी के लोगों से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये बताओ कि क्या तुम मरना चाहती हो? नारुंगी भी अपने पुरानी बातें याद करके कहती है मैं नहीं मरना चाहती हूँ। और उसके ये कहते ही तेंजा उसे एक तलवार दे देता है। फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भिड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम उन दोनों को खून पे लथपथ उस टापू पे वापस आते हुए देखते हैं। उसके बाद तेंजा रिलैक्स करते हुए कहता है मुझे नहीं पता हम इस टापू से बाहर कब निकलेंगे, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम इस टापू पे ज़रूर जिंदा रह पाएंगे। फिर वो दोनों खून को धोने के लिए वहाँ पे नहाने लगते हैं जहाँ पे नारुंगी अपने पूरे कपड़े उतार लेती है, जिसे तेंजा देख के बहुत ही शर्माने लगता है। नारुंगी उससे कहती है तुम्हारी बहादुरी देख के मुझे तुमसे प्यार हो गया है, हम यहाँ से जाने के बाद शादी कर लेंगे। तेंजा उससे कहता है ये कोई मजाक करने का समय नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा। और वो फिर आइलैंड के अंदर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद हम वापस से सागिरी और बाकी लोगों पे आते हैं। सेंटा सागिरी से कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ क्योंकि तुम अकेले ही हो जो गाबेमारू को संभाल सकती हो। मैंने देखा है इसके पहले गाबेमारू ने तुम्हें किस तरह मॉन्स्टर से बचाया था, जिस वजह से मुझे लगता है तुम्हें उसे अपने काबू में रख सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं सारे लोग सोए हुए होते हैं लेकिन गाबेमारू जागा हुआ होता है। सागिरी उसके पास आ रही होती है। गाबेमारू उससे कहता है क्या तुम रात पे भी मुझ पे ध्यान रख रही हो? सागिरी उससे बताती है बाकी सारे समुराई सो गए हैं जिस वजह से मैं अभी पहरा दे रही हूँ। उसके बाद गाबेमारू सागिरी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? क्योंकि मेरी वजह से उस लड़ाई में तुम्हें चोट लगी थी, जिस वजह से कीड़े का तुम पे असर जल्दी हो गया। सागिरी उसकी ये बात सुन के हैरान हो जाती है कि वो माफी मांग रहा है। फिर उसके बाद गाबेमारू सागिरी से कहता है तुम्हारी वजह से मुझे घर जाने की इच्छा और भी बढ़ गई है क्योंकि मुझे इवागाकुरे में जाके अपने वाइफ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं अपने वाइफ को प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी ये बात सुन के सागिरी उससे कहती है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। गाबेमारू भी उससे कहता है तुम भी बहुत स्ट्रांग हो सागिरी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें जब उस जेल में लड़ते हुए देखा था तो मुझे लगा था कि तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। उसके बाद वह कहता है मेरे गाँव वाले कहते हैं जब तक तुम चीज़ों को देख परख नहीं लेते हो तब तक तुम नहीं कह सकते हो कि वो कितनी स्ट्रांग है। और फिर वो दोनों इवागाकुरे से जो लोग आने वाले होते हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद सुबह हो जाती है।
गेंजी सागरी के पास आके उससे कहता है, अभी तक हमें कोई राक्षस नहीं दिखा है। मेरे हिसाब से राक्षस रात को नहीं निकलते हैं। चलो अभी मैं तुम्हें नाव तक छोड़ देता हूँ। मगर सागरी उसे कहती है, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। मगर गेंजी उसे कहता है, तुम एक औरत हो, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए और यामादा क्लैन के बच्चे पैदा करने चाहिए। सागरी उससे कहती है, मुझे सब लोग यही कहते थे क्योंकि मैं एक लड़की थी। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं यामादा क्लैन की मुखिया एक लड़की नहीं हो सकती, जहाँ पे उसके डैड भी उसे निराशा भरी आंखों से देख रहे होते हैं। फिर सागिर उससे कहती है, अगर मैं वापस चली गई तो मुझे वापस से ये सब देखना पड़ेगा। गेंजी भी उसे कहता है, मुझे नहीं समझ रहा कि इसमें क्या बुराई है। फिर सागिर उससे कहती है, मैं एक समुराई की तरह जीना चाहती हूँ, और वो अपनी तलवार नीचे रख देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अपने सीनियर की बात नहीं मान रही हूँ, पर आप मुझे एक समुराई की तरह देखिए। मुझे पता है मैं कमज़ोर हूँ और मेरा पास ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसा करने दीजिए। मगर गेंजी उसे चिल्लाते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और अपनी तलवार निकाल के सागरी पे अटैक कर देता है। मगर सागरी उसे डॉज करके उसकी तलवार ले लेती है, जिसे देख के गेंजी हैरान हो जाता है। फिर सागरी कहती है, अभी ने कहा था तलवार एक वॉरियर का दिल होती है, तो उससे कभी अपन से अलग नहीं करने का। इसके बाद हम देखते हैं कि गेंजी के पीछे एक बड़ा सा कैदी आके खड़ा हो जाता है और वो गेंजी पर अटैक कर देता है, जिससे गेंजी को बहुत ही चोट लग जाती है। और ये देख के सागरी भी बहुत हैरान हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है।